हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डेफिनेशन ऑफ ट्रेड क्रेडिट डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ ट्रेड क्रेडिट डिस्कस करने वाले हैं एंड आफ्टर दैट हम बात करेंगे ICD क्या है, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। ओके, सो लेट्स सी द मेरिट्स ऑफ ट्रेड क्रेडिट्स। पॉइंट नंबर 1 इज कन्वीनियंट सोर्स। ट्रेड क्रेडिट का जो पॉइंट नंबर 1 है मेरिट्स में, वो क्या है? कन्वीनियंट सोर्स है। इट इज़ अ कन्वीनियंट सोर्स ऑफ फाइनेंस, यानी बहुत ही आसान तरीके से हम इस सोर्स को यूज़ करके क्या जनरेट कर सकते हैं या क्या रेस कर सकते हैं, तो फाइनेंस को हम लोग रेस कर सकते हैं। इट डज नॉट रिक्वायर्स एनी लीगल फॉर्मेलिटीज़। इससे किसी भी या बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, यानी बहुत कम हम फॉर्मेलिटी को पूरा करके, या शायद कुछ कंपनीज जो है नहीं फॉर्मेलिटी पूरा करती है लेकिन फिर भी इस सोर्स को यूज़ करके वो क्या रेस कर सकती हैं, क्या जनरेट कर सकते हैं, तो फाइनेंस को वो जनरेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, रेडी अवेलेबिलिटी। ट्रेड क्रेडिट इज़ अवेलेबल टू क्रेडिट वर्दी फर्म। जो फर्म का क्रेडिट अच्छा है, मार्केट में रेपुटेशन अच्छा है, गुडविल अच्छा है, जिसके बारे में ये देखा गया है कि अगर इसने बोरो किया है और बोरो किए हुए फंड्स को उसने रीपे टाइम पर कर दिया है, ओके, मार्केट में जो इसका गुडविल है, रेपुटेशन है, क्रेडिट वर्दीनेस अगर वो अच्छा है, तो इस तरीके से भी फर्म को फाइनेंस मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट, प्रमोट सेल्स। ट्रेड क्रेडिट हेल्प टू प्रमोट सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेड क्रेडिट जो है वो क्या करता है? हेल्प करता है। किस चीज़ में हेल्प करता है? सेल्स को प्रमोट करने में। और किसके सेल्स को प्रमोट करने में? तो ऑर्गेनाइजेशन के सेल्स को प्रमोट करने में ये हेल्प करता है। ओके, समय पर अगर हम पैसा का भुगतान कर देते हैं या कंपनी ने अगर बोरो किया है फंड्स को और फंड्स को उसने अगर टाइम पर रीपे कर दिया है विथ इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट साथ में लगा हुआ है तो विथ इंटरेस्ट अगर भुगतान हो जा रहा है तो उसका जो सेल्स है उस तरीके से भी प्रमोट होगा, क्योंकि जनरल पीपल जान पाएंगे कि इस कंपनी का जो रेपुटेशन है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भी अच्छा है, इसने अपने सारी हर एक एक्टिविटी को परफेक्टली परफॉर्म किया है। पॉइंट नंबर 4, हेल्प इन रेजिंग इन्वेंटरी लेवल। इन्वेंटरी लेवल में ये हेल्प करता है। ट्रेड क्रेडिट कैन बी यूज टू फाइनेंस द इंक्रीज इन इन्वेंटरी ऑफ गुड्स। ओके, यूज टू फाइनेंस द इंक्रीज इन इन्वेंटरी ऑफ गुड्स। ओके, इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट हायर सेल्स इन फ्यूचर, अगर उसको लगता है कि हम फ्यूचर में ज़्यादा हमारा सेल हो सकता है। पॉइंट नंबर 5, नो चार्ज ऑन एसेट्स। एसेट्स पर कोई भी चार्ज इसका नहीं लगता है। हम लोगों ने देखा था कि जो दूसरे सोर्सेज है वहाँ पर हमें कुछ ना कुछ एसेट्स को मॉर्गेज करना पड़ता था, उसके बाद ही हमें लोन प्राप्त होता था या जो हमें पैसा मिलता था, लेकिन इसके साथ ये कंडीशन लागू नहीं होता है। देयर इज़ नो नीड फॉर क्रिएटिंग अ शॉर्ट ऑफ चार्ज अगेंस्ट फर्म एसेट्स। फर्म के एसेट्स पर कोई भी चार्ज नहीं लगता है फॉर ऑब्टेनिंग ट्रेड क्रेडिट, अगर हम ट्रेड क्रेडिट के माध्यम से फंड को रेस कर रहे हैं। नाउ वी हैव लिमिटेशंस। लिमिटेशंस ऑफ ट्रेड क्रेडिट। पॉइंट नंबर 1, रिस्क ऑफ ओवर ट्रेडिंग। द अवेबिलिटी ऑफ ईजी एंड फ्लैक्सीबल ट्रेड क्रेडिट, यानी जो हर समय ये अवेलेबल रहता है, हर समय हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ये सुविधा देता है। तो कभी कभी चीज़ें अगर ज़्यादा इजीली अवेलेबल होती हैं तो वो कहीं ना कहीं किसी भी कंपनी या बिजनेस में डीमेरिट्स का काम करने लगती हैं। जैसे हम लोगों ने देखा कि अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा कंपनी के बीच में तो क्या होगा? बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट्स होंगे, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, बहुत सारा काम हम नहीं कर पाएंगे, ओवरलैपिंग भी हो जाता है। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन इम्प्लीमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन में तो सारा काम सिस्टमैटिक वे में पूरा हो पाएगा। अगर हम बात करते हैं
ईज़िली अवेलेबल होने का, तो यहाँ पर चीज़ें ईज़िली अवेलेबल हो जाएंगी, कहीं ना कहीं वो ओवर ट्रेडिंग में काउंट होने लगता है। इट में इंड्यूस अ फर्म इनटू ओवर ट्रेडिंग वाइल विच में ऐड टू द रिस्क ऑफ द फर्म। वो क्या ऐड करेगा फर्म में, तो रिस्क ऐड करेगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव पॉइंट नंबर 2, लिमिटेड फंड्स। इट कैन जनरेट ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड। ये शॉर्ट पीरियड के लिए ही हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग ट्रेड क्रेडिट के माध्यम से फंड को रेस कर रहे हैं तो जो इसका पीरियड होगा वो शॉर्ट पीरियड होगा। ओके, और लिमिटेड अमाउंट को ही हम इसमें रेस कर पाएंगे या जनरेट कर पाएंगे। नेक्स्ट वी हैव पॉइंट नंबर 3, कॉस्टली। द कॉस्ट ऑफ ट्रेड क्रेडिट इज़ जनरली हायर एज़ कम्पेयर टू अदर सोर्सेज। अगर हम अदर सोर्सेज को यूज़ करते हैं और उसमें जो हमारा कॉस्ट है वो उतना नहीं आता है जितना हम ट्रेड क्रेडिट को के माध्यम से फंड्स को रेस करते हैं। तो फंड्स को रेस करना अंडर ट्रेड क्रेडिट वो थोड़ा सा कॉस्टली होगा, कंपनी को थोड़ा ज़्यादा बेयर करना पड़ेगा कॉस्ट। अगर हम अदर सोर्सेज को यूज़ करते हैं तो शायद उतना कॉस्ट फर्म को बेयर नहीं करना पड़े। वाइल सेलिंग द गुड्स द सेलर फिक्सेस द सेलिंग प्राइस। ओके, सेलर क्या करेगा, प्राइस को फिक्स करेगा। द सेलिंग प्राइस आफ्टर कंसिडरिंग द इंटरेस्ट, किसको कंसिडर करके, तो इंटरेस्ट को कंसिडर करके। रिस्क एंड इनकन्वीनियंस अटैच विथ ट्रेड सेल्स। ओके, तो ये सारा जो है वो किसके साथ अटैच होगा, ट्रेड सेल्स के साथ अटैच होगा। अब हम बात करेंगे अबाउट ICD, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स क्या है और उसके मेरिट्स एज वेल एज लिमिटेशंस। नेक्स्ट वी हैव इज इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। इसके डेफिनेशंस हम लोग डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट इट्स मेरिट्स एंड लिमिटेशंस। इसके मेरिट्स के बारे में बात करेंगे और लिमिटेशंस के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि ICD क्या है, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट क्या डिफाइन करता है, इससे कंपनी को क्या लाभ होता है, क्योंकि कंपनी को ग्रो करना है, कंपनी को डेवलप करना है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स क्या रोल प्ले करता है। सो लेट्स सी, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट दैट इज ICD इज एन अनसिक्योर्ड बोरोइंग। ये क्या है, अनसिक्योर्ड बोरोइंग है। हम लोगों ने सिक्योर बोरोइंग के बारे में भी पढ़ा है और हम बात कर रहे हैं इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, वो क्या है, अनसिक्योर्ड बोरोइंग है, यानी इसके अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योर वो होता है कि जिसके एवज में या जिसके लिए या जिसके अगेंस्ट में हम कुछ ना कुछ मॉर्गेज करते हैं, एसेट्स करते हैं। उस अगर लोन पे नहीं होगा तो हम उसको रीसेल करके सेल करके क्या कर सकते हैं, फंड्स को एक्वायर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। बाय कंपनीज या कॉरपोरेट फ्रॉम अदर कॉरपोरेट इंटाइटल्स रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। हम बात करते हैं कि इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट जो है वो बोरोइंग हो रहा है। किनके बीच में बोरोइंग हो रहा है, तो एक कॉर्पोरेट दूसरे कॉर्पोरेट को हेल्प कर रहा है, यानी एक कंपनी जो है वो दूसरे कंपनी को फाइनेंशियली हेल्प कर रहा है। ओके, जैसे दो दोस्त हैं या दो फ्रेंड हैं, अगर एक के पास पैसे की कमी हो जाती है या किसी चीज़ का ज़रूरत होता है तो दूसरा दोस्त उसको फाइनेंशियली हेल्प करता है ताकि जो उसका दोस्त है वो अपने नीड्स को पूरा कर ले। इसी प्रकार अगर हम कॉरपोरेट की बात करते हैं या बिजनेस की बात करते हैं तो वहाँ पर भी एक कॉरपोरेट दूसरे कॉरपोरेट को हेल्प करता है, या बाय कंपनीज कॉरपोरेट फ्रॉम अदर कॉरपोरेट। ओके, लेकिन कैसे करेगा, कॉरपोरेट इंटाइटल्स रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में वो क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी आएगा और किसी भी कॉरपोरेट या कंपनी को वो हेल्प कर देगा। इसके लिए क्या करना होगा, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। और वो रजिस्टर्ड कहाँ होगा, तो वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, द कॉरपोरेट हैविंग सरप्लस फंड्स वुड लेंड टू अनदर कॉरपोरेट इफ़ नीड ऑफ फंड्स। हम बात करते हैं कि अगर कॉरपोरेट जो है वो दूसरे के प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, कैसे करेगा, दोनों ही अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं
दोनों ही अपनी अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन एक कंपनी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस दे रहा है, अपने सारी एक्टिविटी को वो बेस्ट वे में पूरा कर रहा है। ऑन द अदर हैंड जो दूसरी कंपनी है वो काम तो कर रहा है, एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, लेकिन परफेक्टली परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण जो उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, जो उसको अर्निंग होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, वो उतना नहीं हो पा रहा है। तो उसने अपने बहुत सारे एक्सपेंसेस को पूरा करना है, इसके लिए वो क्या करेगा, दूसरे कॉरपोरेट से हेल्प लेगा। तो दूसरा कॉरपोरेट तभी हेल्प कर पाएगा जब वो सरप्लस अर्निंग हो रहा होगा उसका, जब उसका अर्निंग क्या होगा, सरप्लस होगा, तभी तो वो हेल्प कर पाएगा। मान लेते हैं कि जो उसका टोटल एक्सपेंस है वो 10 रुपये है, ओके, 10 रुपये है फॉर एग्जाम्पल, और उसने अर्न किया कितना, 14 रुपीज़, ओके। वो 2 रुपये खुद के पास रखेगा, जो बचा हुआ 2 रुपये है वो दूसरे को दे सकता है, दूसरे को दे सकता है, ताकि वो अपने फाइनेंशियली नीड्स को पूरा फाइनेंशियल नीड को वो पूरा कर पाए। कॉरपोरेट इन नीड ऑफ फंड, जब उसे फंड की आवश्यकता होगी। ICD आर जनरली कंसिडर बाय द बोरोवर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल। अगर हम ICD की बात करते हैं तो इंटर कॉरपोरेट डिपॉजिट जो है वो प्रॉब्लम्स को तो सॉल्व करता है, एक कंपनी जो है वो दूसरे कंपनी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करके सॉल्व करेगा, लेकिन जो टर्म होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल होगा, यानी शॉर्ट टर्म के ही प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करने में सक्षम है, ओके। एज पर RBI गाइडलाइंस, RBI के अगर गाइडलाइंस की बात करते हैं, द मिनिमम टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, तो मिनिमम पीरियड जो है वो 7 डेज है, ओके, 7 डेज विच कैन बी एक्सटेंडेड 1 ईयर। इसको कब तक बढ़ा सकते हैं या कितने टाइम तक हम इसमें इंक्रीज कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, तो 7 डेज टू 1 ईयर, इसमें हम जो एक्सटेंशन पीरियड होगा वो 1 साल तक का ही होगा, ओके। तो 7 दिन से लेकर के 1 साल तक का पीरियड इसमें है एज पर द RBI गाइडलाइंस, ये मिनिमम पीरियड है, ओके। मिनिमम पीरियड 7 डेज टू 1 ईयर है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रेट ऑफ ऑन ICD मेड रिमेन फिक्स्ड बाय फ्लोटिंग, ओके। इंटरेस्ट रेट्स आर हायर देन बैंक रेट्स। इंटरेस्ट रेट जो यहाँ पर है वो बैंक रेट से ज़्यादा है। अब कोई भी व्यक्ति बैंक में जाता है तो उसे लोन तो मिल जाता है, लेकिन साथ में उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पे करना होता है। तो जो बैंक में वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेगा उसके कंपैरिजन यहाँ पर उसे ज़्यादा पे करना पड़ेगा, यानी जो बिजनेस यानी जो कॉरपोरेट है, तो जब वो दूसरे कॉरपोरेट से फाइनेंशियली हेल्प लेगा तो जो उसको वो रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा वो जनरली जो है वो ज़्यादा होगा बैंक रेट से। अब क्यों ज़्यादा होगा, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये जो बोरोइंग है वो अनसिक्योर्ड बोरोइंग है, सिक्योर बोरोइंग है नहीं। अगर कोई भी बिजनेस या कॉरपोरेट बैंक के पास जाएगा लोन लेने के लिए तो बैंक उसके फाइनेंशियल नीड्स को गो थ्रू करेगा, कंपनी के बारे में जानेगा कि कंपनी क्या है, कंपनी क्या प्रोड्यूस करती है या कंपनी क्या सर्विस प्रोवाइड करती है, ओके। ओवरऑल जो भी उसके नीड्स को वो वेरीफाई करके लोन प्रोवाइड कर देगा। तो वहाँ पर जब वो लोन प्रोवाइड करेगा तो लोन प्रोवाइड करने से पहले वो बोलेगा कि आपने अपने एसेट्स को मॉर्गेज करना है, यानी हम तभी आपको लोन प्रोवाइड करेंगे जब हमारे पास कुछ सिक्योरिटी होगा, सिक्योर होंगे तभी हम आपको लोन प्रोवाइड करेंगे। अगर फ्यूचर में आपने पे नहीं किया, रीपे नहीं किया, तो हम उस एसेट्स को सेल करके अपने अमाउंट को रिकवर कर सकते हैं। तो ये बैंक ने बोला। तो बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो थोड़ा कम होगा क्योंकि उसके पास सिक्योरिटी जमा है, वो एसेट जमा है कि अगर कॉरपोरेट ने पैसा नहीं दिया तो वो उसे रीसेल करके अपने अमाउंट को सेल करके रीपे कर सकता है अपने अमाउंट को। लेकिन अगर हम ICD की बात करते हैं तो यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमेशा हायर होगा अगर हम कंपेयर करेंगे बैंक रेट से, क्योंकि ICD इज़ एन अनसिक्योर्ड बोरोइंग। ICD क्या है? अनसिक्योर्ड बोरोइंग है, यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी या सिक्योर्ड नहीं है।
द रेंज ऑफ इंटरेस्ट वैरीज डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटम, टेन्योर एंड क्रेडिट रेटिंग ऑफ द बोरोवर। बोरोवर का टेन्योर कैसा है, उसका क्रेडिट रेटिंग कैसा है, वो सारा कुछ देख करके ही रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पर लगता है, या इंटरेस्ट वो जो है वैरी करता है। ऐसा नहीं है कि एक कॉरपोरेट को कुछ हम रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं और दूसरे कॉरपोरेट को भी हम सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही देंगे। तो वो डिपेंड करता है, कुछ कंडीशंस होते हैं या फैक्टर्स होते हैं उन पर। नेक्स्ट, द डिपॉजिट आर जनरली कंसिडर बाय द बोरोवर कंपनी टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ शॉर्ट टर्म। ओके, ये शॉर्ट टर्म के प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करता है। ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म के लिए या हमारा जो प्रॉब्लम है वो लॉन्ग टर्म में काउंट हो रहा है और हम आईसीडी से हेल्प ले करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो आईसीडी जब भी हेल्प करेगा वो शॉर्ट टर्म के प्रॉब्लम्स को या शॉर्ट टर्म फंड्स इनसफिशिएंसी को ही वो पूरा कर पाएगा। नेक्स्ट वी हैव इज मेरिट्स। फ्री फ्रॉम ब्यूरोक्रेटिक एंड लीगल प्रॉब्लम। ये लीगल प्रॉब्लम और ब्यूरोक्रेटिक से फ्री होता है। द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट इज दैट द ट्रांजेक्शन इज़ फ्री फ्रॉम ब्यूरोक्रेटिक एंड लीगल हसल। यानी जो लीगली फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना होता है या लीगल प्रोसीजर होता है, लीगली जिस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप हमें फॉलो करके तब जा करके हमें पैसा प्राप्त होता है। फॉर एग्जांपल बैंक के पास जाएंगे तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होगी, उस फॉर्मेलिटी को पूरा करने के बाद ही बैंक हमें पैसा देगा या कंपनी में वो पैसा देगा। लेकिन ऐसा अगर आईसीडी में हो जाए तो हम शॉर्ट टर्म के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो आईसीडी बोलता है कि चलो हम तुमको एक एडवांटेज देते हैं, फ्री फ्रॉम ब्यूरोक्रेटिक एंड लीगल प्रॉब्लम्स। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज सिक्रेसी इज मेंटेन। इसमें जो है वो सिक्रेसी मेंटेन रहता है। द ब्रोकर इन दिस मार्केट नेवर रिवील द लिस्ट ऑफ लेंडर्स। जो ब्रोकर्स होते हैं, अब ब्रोकर्स का काम क्या है, ब्रोकर्स फाइंड आउट करते हैं कि किन कंपनी को कितने फंड्स की आवश्यकता है। ओके, अब एक कंपनी है वो मार्केट में जाके तो सर्च नहीं करेगा कि मेरे प्रॉब्लम्स को कौन सॉल्व करेगा। तो इस मार्केट में भी कौन होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं। वो ब्रोकर्स क्या फाइंड आउट करते हैं, वो फाइंड आउट करते हैं किस कंपनी को फंड्स की आवश्यकता है, तो वो अरेंज करके कंपनी को देते हैं पैसा। वो कहाँ से अरेंज करके देंगे, वो उस कॉरपोरेट से अरेंज करके देंगे जिसके पास सरप्लस अमाउंट है। तो यहाँ पर जितने भी ब्रोकर्स होते हैं वो अपने लेंडर्स का जो सीक्रेट है या लिस्ट है वो जारी नहीं करते हैं। वो मार्केट में इशू नहीं करते हैं कि ये जो कंपनी है वो बोरोवर है, इसने इस कंपनी से पैसा बोरो किया हुआ है। एंड बोरोवर आर as it is believed that in the absence of secrecy rate interest will be fall। ओके, तो यहाँ पे एक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फॉल नहीं कर जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 मेरिट्स में, मीटिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को ये पूरा करता है कौन, आईसीडी। आईसीडी आर गुड सोर्स ऑफ फाइनेंस। आईसीडी जो है वो बहुत अच्छा सोर्स ऑफ फाइनेंस है। किस लिए, टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल। यानी जो वर्किंग कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट्स होता है, शॉर्ट पीरियड का जो रिक्वायरमेंट होता है, उस शॉर्ट पीरियड के रिक्वायरमेंट्स को या डे टू डे रिक्वायरमेंट्स की हम बात करते हैं, तो वहाँ पर अगर हम आईसीडी को या आईसीडी के माध्यम से फंड्स को अरेंज करते हैं या बोरो करते हैं, तो ये बहुत अच्छा सोर्स ऑफ फाइनेंस है जिसके माध्यम से हम अपने वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट्स को पूरा कंपनी कर सकता है। नेक्स्ट वी हैव इज लिमिटेशंस यानी डीमेरिट्स। पॉइंट नंबर 1, नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। अगर आईसीडी की बात करते हैं तो आईसीडी केवल और केवल सूटेबल है शॉर्ट टर्म के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। यानी जो शॉर्ट पीरियड का प्रॉब्लम्स है केवल उसको वो सॉल्व कर सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की या लंबे समय की फाइनेंसिंग की बात करते हैं तो वो उसके लिए ज़्यादा सूटेबल या अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि हम लोगों ने इसमें देखा था कि जो मिनिमम पीरियड होगा वो कितने दिन का होगा, 7 डेज़ का होगा, और जो हम लोग एक्सटेंशन दे सकते हैं या एक्सटेंड कर सकते हैं
अप टू 1 ईयर, यानी 7 दिनों से लेकर के 1 साल तक ही इसका एक्सटेंशन पीरियड है। ICD कैन नॉट बी यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। ICD को लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग में यूज्ड नहीं किया जाता है, एज दे आर अवेलेबल फॉर शॉर्ट टर्म ओनली। ये केवल शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग में ही अवेलेबल होता है, या शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स को ही ये पूरा कर सकता है। लंबे समय के प्रॉब्लम्स को जो हम देखते हैं फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, तो वो उसके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है या ज़्यादा सूटेबल नहीं है। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 2, अनसिक्योर्ड। ये अनसिक्योर्ड क्यों है? हाई लेवल्स ऑफ रिस्क इज एज ICD इज एन अनसिक्योर्ड डिपॉजिट मेड बाय वन कंपनी विथ अनदर कंपनी। यहाँ पर अगर हम सिक्योरिटी की बात करते हैं या सिक्योर होने की बात करते हैं तो ICD में वो है नहीं। ICD जो है वो अनसिक्योर्ड बोरोविंग में काउंट होता है। यहाँ पर एक कंपनी दूसरे कंपनी को फंड प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल सपोर्ट देता है, लेकिन उसके अगेंस्ट में या उसके बदले में वो कुछ भी चार्ज नहीं करता है। जिस प्रकार हम लोगों ने देखा था कि जो बैंक है वो लोन प्रोवाइड करता है, तो बैंक जो लोन प्रोवाइड करता है तो वो ऐसे ही लोन प्रोवाइड नहीं कर देता है, उसको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी चाहिए होगा। वो कहीं चार्ज करेगा किसी एसेट्स पर, किसी एसेट्स को कंपनी के द्वारा या बिजनेस के द्वारा मॉर्गेज करना पड़ेगा अपने एसेट्स को, तब जा कर के बैंक फंड्स प्रोवाइड कर सकता है। इसमें जो रिस्क है वो हाई लेवल का है, क्योंकि ये अनसिक्योर्ड है। यहाँ पर कोई भी एसेट्स को हम मॉर्गेज या उसको चार्ज नहीं करते हैं। एक कंपनी जो पैसा प्रोवाइड करता है, इसीलिए वो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी हाई होता है। पॉइंट नंबर 3 बोलता है हाई रेट इंटरेस्ट। तो हाई रेट इंटरेस्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक कंपनी जो फंड्स को प्रोवाइड कर रहा है दूसरे कंपनी को, जो बोरोवर कंपनी उसको प्रोवाइड कर रहा है, उसके बदले में वो कुछ अगेंस्ट में या उसके बदले में कुछ एसेट्स पर चार्ज नहीं कर रहा है, तो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाई होगा अगर हम कंपेयर करेंगे बैंक से। ICD अट्रैक्ट हाई इंटरेस्ट रेट एज कम्पेयर टू अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ फाइनेंसिंग। अगर हम लोग अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ फाइनेंसिंग को देखते हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ मॉर्गेज किया जाता है, चार्ज किया जाता है किसी एसेट्स पर, बट अंडर ICD ऐसा कुछ नहीं होता है। इसीलिए जो एक कंपनी है जब वो लोन प्रोवाइड करता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हाई रखता है। ओके, वो अगर हाई नहीं रखेगा तो वो अपने अमाउंट को कैसे रिकवर कर पाएगा। अब हम बात करते हैं अबाउट फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं किस चीज़ को? सोर्स ऑफ फंड्स को। फैक्टर्स इफेक्टिंग द चॉइस ऑफ द सोर्स ऑफ फंड्स। फंड्स को अगर सोर्स ऑफ फंड्स को कोई भी कंपनी चूज़ करना चाहता है, जो एक उसके पास ऑप्शंस है, उन ऑप्शंस को में भी कुछ ना कुछ फैक्टर्स होते हैं। उन फैक्टर्स को गो थ्रू करके, उन फैक्टर्स को एनालाइज करके तभी एक कंपनी जो है वो सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग को यूज़ करता है। यानी वो कौन से सोर्स को यूज़ करेगा फंड्स को रेज करने के लिए, वो तभी डिटरमाइन कर पाएगा जब उन फैक्टर्स को वो जान पाएगा। उन फैक्टर्स के बारे में उसे जानना पड़ेगा, एंड आफ्टर डैट वो यूज़ करेगा सोर्स ऑफ फंड्स को। नेक्स्ट नंबर 1 इज कॉस्ट। सबसे पहले क्या देखना होगा कंपनी को या कॉरपोरेट को? कॉस्ट देखना होगा, यानी जो लागत है वो कितना लग रहा है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट जो है वो 2 टाइप का होता है। किसमें? फैक्टर्स में। अब क्या है? द कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। हम अगर फंड्स को प्रोक्योर कर रहे हैं, ला रहे हैं, एक कंपनी से दूसरे कंपनी में अगर पैसा आ रहा है, प्रोक्योर हो रहा है, तो उसका जो कॉस्ट है वो कितना लगेगा। ऐसा तो है नहीं कि एक कंपनी ने दूसरे कंपनी को फंड्स अवेलेबल करवाया तो उसमें कोई चार्ज या कॉस्ट नहीं लगेगा। चार्ज तो वहाँ भी लगेगा, कॉस्ट तो वहाँ भी लगेगा। तो उसमें प्रोक्योरमेंट में कितना कॉस्ट लग रहा है ये हम डिटरमाइन करेंगे सबसे पहले। एंड आफ्टर दैट द कॉस्ट ऑफ यूटिलाइजिंग द फंड्स। फंड को यूज़ करने में कितना कॉस्ट आ रहा है, तो ये कॉस्ट कौन डिटरमाइन करेगा? वो कंपनी जो फंड्स को बोरो कर रहा है, क्योंकि उसे देखना होगा कि प्रोक्योरमेंट में कितना खर्च हो रहा है और यूटिलाइजिंग द फंड्स उसमें भी कुछ ना कुछ कॉस्ट आएगा। बोथ दिस कॉस्ट शुड बी
टेकन इनटू अकाउंट वाइल डिसाइडिंग अबाउट द सोर्स ऑफ फंड्स। अगर हम सोर्स ऑफ फंड्स की बात करते हैं तो दोनों को ही डिटरमाइन करना पड़ेगा, दोनों के बारे में ही डिसीजन लेना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि हम अगर प्रोक्योर करते हैं तो उसमें मेरा कितना खर्च होगा, और फंड्स को यूटिलाइज करते हैं तो उसमें मेरा कितना खर्च होगा। तो पहला फैक्टर्स क्या है, पहला फैक्टर हमारा है कॉस्ट। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ फर्म। पॉइंट नंबर 2, फर्म का फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसा है। क्या फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की बात करते हैं, क्या कंपनी ने अगर बोरो किया है क्या वो रिपे करने में सक्षम है या नहीं है। इन द चॉइस ऑफ द सोर्स ऑफ फंड्स बिजनेस शुड बी इन अ साउंड फाइनेंशियल पोजीशन। बिजनेस का जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो थोड़ा अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही फाइनेंशियल पोजीशन वीक है और वो पैसा बोरो कर रहा है उसके बाद भी वो रिपे करने में सक्षम नहीं है। सो एज टू अबेल टू रिपे द प्रिंसिपल अमाउंट, जो प्रिंसिपल अमाउंट है और अमाउंट का क्या होगा, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है दोनों को मिलाकर के उसे पे करना पड़ेगा। तो पहले तो वो केवल प्रिंसिपल अमाउंट को पे करने में सक्षम है, फिर वो देखेगा कि इंटरेस्ट जो है उसे कितना पे करना है, क्या वो उसको भी पे करने में सक्षम है, तो दोनों को ही देखना पड़ेगा। नेक्स्ट वी हैव इज फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अ पार्टनरशिप फॉर एग्जाम्पल कैन नॉट रेज मनी। पार्टनरशिप जो है वो मनी को रेज नहीं कर सकता है। केवल कौन कर सकता है, तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो है जो फंड्स को रेज कर सकता है। ओके, पॉइंट नंबर 4 इज कंट्रोल। ओके, फैक्टर्स का जो पॉइंट नंबर 4 है वो है कंट्रोल। इशू ऑफ इक्विटी शेयर में मीन डिल्यूजन ऑफ द कंट्रोल। अगर कोई कंपनी इक्विटी शेयर इशू करता है या शेयर इशू करता है तो उसका जो कंट्रोल है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो इंक्रीज़ कर जाते हैं। तो जब इंक्रीज़ कर जाएंगे तो उसका जो कंट्रोल है या पावर है वो और ज़्यादा डिवाइड हो जाएगा। तो कम से कम अगर इक्विटी शेयर्स होंगे तो उनका जो कंट्रोल होगा वो ज़्यादा होगा, बढ़ जाएंगे तो उन्हीं का कंट्रोल जो है वो दूसरे शेयर होल्डर्स के पास चला जाएगा। तो इस तरीके से ये देखना होगा कि हमारा जो कंट्रोल है वो हमसे किसी और के पास या हमारा जो शेयर ऑफ कंट्रोल है वो रिड्यूस ना हो जाए। दस बिजनेस फर्म शुड चूज अ सोर्स कीपिंग इन माइंड दैट एक्सटेंट टू विच दे आर विलिंग टू शेयर देयर कंट्रोल ओवर बिजनेस। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं क्या वो इच्छा से अपने शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं या साथ में वो चाहते हैं कि हमारे और शेयर होल्डर्स बढ़ जाए, इक्विटी शेयर होल्डर्स बढ़ जाए। तो वो देखना पड़ेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को, क्योंकि ऑनर्स ऑफ द कंपनी तो वही लोग हैं। दे विल डिसाइड कि हमने कौन से सोर्स ऑफ फंड को यूज़ करना है या कहाँ से हम फंड्स को रेज कर सकते हैं, किस माध्यम से और किस तरीके से। अगर वो चाहते हैं अपनी इच्छा से कि हमारा जो बिज़नेस में कंट्रोल है वो थोड़ा सा कम हो जाए तो वो इसको यूज़ करेंगे, और अगर वो नहीं चाहते हैं कि हमारा जो कंट्रोल है वो कम हो तो वो दूसरे सोर्सेज को भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डिवेंचर्स हम लोगों ने देखा था। तो इस तरीके से क्या होगा कि केवल जो डिवेंचर्स होल्डर हैं वो लोग डिविडेंड ले लेंगे, उनको मिल जाएगा उनका पैसा, लेकिन कंट्रोल उनके हाथ में नहीं होगा कंपनी का। नेक्स्ट, क्लेम ओवर द एसेट्स। एसेट्स पर क्लेम। सम सोर्सेज ऑफ फाइनेंस मॉर्गेज द एसेट्स। कुछ अगर हम सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को यूज़ करते हैं, कुछ सोर्सेज को यूज़ करते हैं, तो वो सोर्सेज के माध्यम से हमारे कंपनी में या कंपनी में पैसा तो आ जाएगा, लेकिन साथ में हमें कुछ एसेट्स को मॉर्गेज करना पड़ेगा, गिरवी रखना पड़ेगा। जब तक कंपनी अपने एसेट्स को मॉर्गेज नहीं करेगा, गिरवी नहीं रखेगा, सिक्योरिटी नहीं देगा उसको जहाँ से वो पैसा बोरो कर रहा है, तब तक वो कंपनी में फंड्स को अवेलेबल नहीं करवाएगा। तो ये देखना होगा कि हम जो सोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं क्या कंपनी अपने एसेट्स को मॉर्गेज करेगा, क्या करना चाहिए। एसेट्स ऑफ द फर्म एंड रिड्यूस देयर क्रेडिट वर्दीनेस। अगर ऐसा होगा तो वो मार्केट में जो उसका क्रेडिट वर्दीनेस है, एक गुडविल जो है, एक रेपुटेशन जो है, तो उसके क्रेडिट वर्दीनेस में कहीं ना कहीं कमी आ जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल डिवेंचर्स
और सिक्योर्ड लोन्स जो हैं ये सारे क्या हैं, यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी देना पड़ेगा, क्योंकि सिक्योर्ड लोन्स मीन्स क्या है कि जो जहाँ से बोरो किया जा रहा है वहाँ पर कंपनी ने कुछ एसेट्स को मॉर्गेज किया है, कुछ एसेट्स को सिक्योरिटी के तौर पर रखा है, और जब वहाँ पर कंपनी पैसा चुका नहीं पाएगा, रीपे नहीं कर पाएगा, तो उस एसेट्स को वो सेल करके अपने अमाउंट को रिकवर कर सकते हैं। तो डिवेंचर्स है या सिक्योर्ड लोन्स है। वेयर एज सम सोर्सेज सच एज शेयर्स या अनसिक्योर्ड लोन्स है, यहाँ पर क्लेम नहीं करना पड़ता है एसेट्स के ऊपर। डू नॉट पुट क्लेम इज नो रिडक्शन इन क्रेडिट वर्दीनेस। तो क्रेडिट वर्दीनेस में कोई भी रिडक्शन या कमी नहीं होता है जब हम शेयर्स या अनसिक्योर्ड लोन्स को कंपनी यूज़ करता है या बिजनेसमैन यूज़ करता है। तो यहाँ पर जो उसका मार्केट में गुडविल हो वैसे का वैसा ही बना रहता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, टैक्स बेनिफिट्स। अब टैक्स बेनिफिट्स की बात करते हैं तो हमने देखा है कि कंपनी जब अपना टोटल करता है तो सारे एक्सपेंसेस को रिड्यूस करके टैक्स पे करता है। अब देखते हैं कि क्या होता है। नॉन टैक्सेबल इंस्ट्रूमेंट विल बी प्रीफर्ड ओवर टैक्स डिडक्टेबल। नॉन टैक्सेबल को प्रीफर किया जाएगा किस पर, ओवर टैक्स डिडक्टेबल। फॉर एग्जाम्पल, वाइल द डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स इज नॉट टैक्स डिडक्टेबल। प्रेफरेंस शेयर्स पे जो हम डिविडेंड देते हैं या कंपनी जो डिविडेंड देता है वो टैक्स में डिडक्टेबल नहीं होता है। ओके, टैक्स पे करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप अपना प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दो, कंपनी देगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि डिविडेंड देना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तो हम उसको टैक्स में रिड्यूस कर देंगे या कंपनी रिड्यूस कर देगा। वाइल द डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज नॉट टैक्स डिडक्टेबल, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर एंड लोन्स इज टैक्स डिडक्टेबल। अगर इंटरेस्ट पे किया जाता है या लोन का जो अमाउंट है वो पे किया जाता है या जो इंटरेस्ट दिया जाता है तो वो टैक्स डिडक्टेबल है। टैक्स में हम उसको क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे। एंड मे देयरफॉर विल प्रीफर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन सीकिंग टैक्स एडवांटेज। तो इसमें क्या मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन को या फर्म को, टैक्स का एडवांटेज मिलेगा। ओके, तो लास्ट टॉपिक हमारा था फैक्टर्स अफेक्टिंग, जो हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिया। सो डैट इस वीडियो में हमारा यूनिट 8 जो है क्लास 11 का वो कंप्लीट हो गया है।